Hello everyone, welcome to our YouTube channel Textbook Simplified, where we are discussing the 11th Standard Gujarat Board Economics textbook. Second chapter is what we are discussing right now. Already one part has been uploaded for chapter number 2, and today in this second part we are going to proceed further with the discussion, right? तो लास्ट क्लास में हमने प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस हमने देखा था, और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस होते थे वो भी हमने देखा था। और अब हम टाइप्स ऑफ गुड्स से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड, नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, durable goods and perishable goods, private goods and public goods, and we also have consumer goods and producer goods. So these many types of goods are there, so let us discuss them one by one. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल गुड्स और इंटेंजिबल। देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल या टेंजिबल मतलब जिसे आप टच कर सको, जिसे आप देख सको, राइट, वो फिजिकल है। और इनटेंजिबल मतलब जिसे देखा ना जा सके, राइट, जो अदृश्य है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इनटेंजिबल गुड्स मतलब जनरली सर्विसेज की बात हो रही है, क्योंकि उसको हम सिर्फ उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट एज सच उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट। सो सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बॉल, बैट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्टव, मोबाइल फोन एंड सो ऑन। दीज कैन बी मेजर्ड, whereas some goods do not have physical existence, cannot be measured cardinally, and those are called services. For example, education, medical consultancy, rendition of music, cooking and so on. ठीक है, तो सिंपल है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो फिजिकल हैं, ओके, जिनको प्रॉपरली मेजर कर सकते हो, जैसे एग्जांपल बॉल, बैट, टेलीविज़न वगैरह का है, तो वो फिजिकल या टेंजिबल गुड्स में आएंगे। और कुछ सर्विसेज हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। एजुकेशन है, मेडिकल कंसल्टेंसी है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, तो ये सारी सर्विसेज में आती हैं। इनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप है नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। ओके, तो गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution, though they are consumed by people, for example sunlight, air and so on. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि नॉन इकोनॉमिक गुड है, मतलब इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है नेचर के अंदर, एबंडेंटली वो सप्लाई है नेचर में उसका, और इसे प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। इसकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं है, वैल्यूबल तो बहुत है। अब सनलाइट है, एयर है, इसके बिना तो हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इकोनॉमिक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, राइट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक गुड्स की। गुड्स विच कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. They command an exchange value as they are scarce in supply in relation to their demand, and their supply can be held under control. Okay, तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो सप्लाई है एज़ कम्पेयर टू डिमांड कम होती है, और इसी वजह से उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होती है, राइट। और इसीलिए उसे हम इकोनॉमिक गुड कहते हैं, क्योंकि उस गुड को अचीव करने के लिए, पाने के लिए आपको उसकी वैल्यू चुकानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ड्यूरेबल गुड एंड पेरिशेबल गुड्स। सो देखो, ड्यूरेबल मतलब जिसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ किया जा सके, वो ड्यूरेबल होता है। और पेरिशेबल मतलब जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो, मतलब जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ों को पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। सो गुड्स विच कम टू द मार्केट कैन बी ड्यूरेबल और पेरिशेबल. Durable goods can be used for a long period of time and repeatedly. For example, shoes, clothes, television, refrigerator and so on. Perishable goods cannot last for a long time and are consumable only once. For example, milk, fruit and so on. Okay, तो
ईजी है कि जिन चीज़ों को आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हो, बार बार उपयोग कर सकते हो, है ना, जूते, कपड़े, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, वो उन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। और जो वन टाइम कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते, मिल्क है, फ्रूट है, इनको तो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर ही नहीं सकते, एक बार आपने कंज्यूम किया एंड दैट्स इट। तो ये चीज़ें पेरिशेबल गुड्स में आती हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स का मतलब क्या? प्राइवेटली ओन्ड गुड्स, जिसका ओनर कोई एक हो, राइट। और पब्लिक गुड्स मतलब जो यूनिवर्सल यूज़ के लिए हो, जिसका हर कोई यूज़ कर सके। तो गुड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज़। प्राइवेट गुड्स आर गुड्स which can be possessed and owned by a private individual. She or he takes all the decisions regarding these goods. These goods possess the characteristic of excludability and competitiveness. Okay? Excludability means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. And individuals have to compete for the ownership of these goods. For example, a packet of biscuit purchased by one child in a market which has competition amongst the buyers comes under the ownership of this child, and another child is excluded from having the same packet of biscuit. The individual who pays the price gets the good and others cannot have the same unit. For example, one who does no pay price for a mobile phone does not pay होना चाहिए था वहाँ पे, who does not pay price for a mobile phone does not get it। तो सिंपल है कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसको, उसकी जो ओनरशिप होती है, जो पोजीशन होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल का होता है, और उस गुड को लेकर जो भी डिसीज़न लेना है वो वही व्यक्ति ले सकता है। जैसे आपकी बाइक, तो आपकी बाइक आपके पोजीशन में है, आप उसके ओनर हैं, उसको लेकर जो भी डिसीज़न लेना है, उसकी सर्विसिंग करवानी है, ओके, या उसे बेच देना है, राइट, कुछ भी करना है वो उसका डिसीजन तो आप ही लेंगे। और प्राइवेट गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है एक्सक्लूडेबिलिटी का। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति उसे पोजेस कर रहा है, उसका ओनर है, तो बाकी सब जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो कंबाइंडली या जॉइंटली यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। तो अगर किसी एक का है वो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दूसरे उसका ओनर नहीं बन सकते, दूसरे उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉम्पिटिटिवनेस का, मतलब कि क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड गुड्स होते हैं तो जो इसका दाम चुकाएगा वो उसका ओनर बन जाएगा, और एक बार अगर वो किसी एक को बेच दिया गया है वो उसका ओनर बन जाता है, तो बाकी लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से कंपटीशन होता है किसी यूनिट को परचेज़ करने का। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि बिस्किट का पैकेट है, अगर एक व्यक्ति ने उसको प्राइस पे करके परचेज़ कर लिया है तो उस बिस्किट को फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी बिस्किट को तो नहीं परचेज़ कर पाएगा, दूसरा यूनिट परचेज़ कर ले वो अलग बात है, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि प्राइवेट गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक एक्सक्लूडेबिलिटी का होता है और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस का होता है। On the contrary, public goods can be used by many individuals at the same time. They possess the characteristic of joint demand and collective consumption. Such goods are jointly demanded by many people. If one individual uses it, the other cannot be excluded from its use, and in this way they are collectively consumed. Hence, these are called public goods. They are either provided for by the government for all, or some people pay it together. For example, a public garden or the garden of a housing society. तो पब्लिक गुड्स का मतलब पब्लिक का गुड्स, जिसका कोई एक प्राइवेट ओनर नहीं है, इंडिविजुअल ओनर नहीं है, जो जिसको जॉइंटली डिमांड किया जा सके, जॉइंटली यूज़ किया जा सके। जैसे पब्लिक पार्क है तो उस पार्क का कोई एक ओनर नहीं है, वो सभी के लिए है, कोई भी जाकर उसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। और ये जो पब्लिक गुड्स है कौन प्रोवाइड करेगा? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, या कई बार सोसाइटी में लोग मिलकर जो है कोई पर्टिकुलर एसेट जनरेट करते हैं जिसका हर कोई यूज़ कर सके। जैसे मान लो सोसाइटी में सबसे पैसे लेकर एक कम्युनिटी हॉल बना दिया गया जिसका कि कोई भी यूज़ कर सकता है, तो
वही बताया गया है कि ये पब्लिक गुड को या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है या कुछ लोग मिलकर इसको जनरेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, प्राइवेट गुड्स आर ओन्ड एंड यूज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक गुड्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर यूज्ड कलेक्टिवली। तो इतना याद रखना इनफ होगा आपके लिए कि प्राइवेट गुड्स जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, सिर्फ वही उसका यूज़ कर सकता है, उस पर पूरा अधिकार उनका है, जबकि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है और कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है डायरेक्टली अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जिसे एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर कोई फिनिश गुड्स बनाने के लिए। So goods can satisfy the human wants directly or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer good. These goods have passed the final stage of production. For example, cooked food, they satisfy the human want directly. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इस पर कोई फर्दर प्रोसेस होने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी फाइनल है, फिनिश्ड आर्टिकल है और ये रेडी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए ताकि वो उसकी नीड सेटिस्फाई कर सके। ओके, व्हेन अ गुड इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड, व्हेन इट इज परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड, then it is not directly consumed by the consumer, but this good helps in the production of a final good, then such a good is called a producer's good. For example, cotton used to make cloth, machine used in factories to produce garments, a tractor which facilitates in producing food grains, a utensil used to cook food, etc. They satisfy human wants through the final good एंड नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गुड है वो एक इंटरमीडिएट गुड है। मतलब इंटरमीडिएट गुड का मतलब ये कि प्रोड्यूसर उनका उपयोग करने वाला है किसी फाइनल गुड को बनाने के लिए जो अल्टीमेटली पब्लिक नीड को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि कोई एक XYZ लिमिटेड है, वो फैक्ट्री के अंदर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, क्यों? गारमेंट बनाने के लिए। तो वो जो गारमेंट है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई करेगा। तो जो गारमेंट तैयार होगा, जो कपड़े तैयार होंगे वो कंज्यूमर गुड कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मशीन का उपयोग किया जा रहा है जिससे हम वो गारमेंट बनाएंगे तो वो मशीन क्या कहा जाएगा? प्रोड्यूसर्स गुड कहा जाएगा। वैसे ही कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है क्लॉथ बनाने में, तो कॉटन भी एक प्रोड्यूसर गुड माना जाएगा। याद रखना, इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात समझ में आ रही होगी कि जो प्रोड्यूसर गुड है वो वन टाइम गुड भी हो सकता है और वो मशीन के जैसे कैपिटल गुड भी हो सकता है। दोनों ही केस में वो प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाएगा। ओके, तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है वन टाइम यूज़ वाले भी हो सकते हैं जैसे कॉटन है, और वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ भी हो सकते हैं जैसे मशीन है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने डिस्कस किए हैं, राइट। और आई थिंक सो आज की क्लास में इतना बहुत होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर को फर्दर। Till then, thank you so much and have a great day ahead.